नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें पॉइंट्स को कैसे डिनोट करना है। किसी भी पॉइंट को जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिनोट करते थे तो उसको हम लोग x, y के फॉर्म में डिनोट करते थे। x, y के फॉर्म में इसको हम लोग डिनोट करते थे। मान लीजिए हमारा कोई एक पॉइंट है ये वाला, ठीक। x का मतलब होता था कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और इसी पॉइंट का y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ये हम लोग निकालते थे। ये हो जाता था आपका x डिस्टेंस और ये हो जाता था आपका y डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट्स को डिनोट किया जाए और दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन क्रिएट किया जाए तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन का इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, और हम लोग लाइन का इक्वेशन के साथ साथ लाइन का डिस्टेंस कितना है या उसका लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। दो पॉइंट्स को बनाने के पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो आइए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें दो एक्सिस बनानी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे। एक हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो आपका एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकल लाइन जो होगा वो आपका वाई एक्सिस होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक लाइन हमने इसको क्रिएट किया है, ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये आपका वाई एक्सिस कहा जाएगा, और जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है वो आपका हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो सेंटर में एंगल फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा बच्चों 90 डिग्री पे। कितना होगा, 90 डिग्री पे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया आपका y एक्सिस, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। ये आपका है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा बच्चों वो होगा आपका 90 डिग्री पे, ठीक है। जहां पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को डिनोट करते हैं किससे, O से, कैपिटल O से। और जो इसका पॉइंट होता है बच्चों x और y के फॉर्म में वो होता है 0,0, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें दो पॉइंट्स लेने हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि डिफरेंट पॉइंट हमें यहां पे लेने हैं, ठीक है। एक पॉइंट मान लीजिए आपका हो गया P, इसको हमने नेमिंग किया P, और इसका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। क्या है, x1, y1। सेकंड पॉइंट हमने लिया वो मान लीजिए आपका हो गया यहां पे कहीं, ठीक है। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हमने Q से डिनोट किया, और जो इसका पॉइंट है ऑर्डिनेट्स है वो आपके हो जाएंगे x2, y2, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो भी लाइन फॉर्म होगी उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, सबसे पहली चीज। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन फॉर्म होगी उसका हमें लेंथ बताना है कि इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा, और इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट हम लोग दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो वो देखिए आपका x ऑर्डिनेट हो जाएगा, जब हम इसको x एक्सिस पे ले आके ऐसे मीट कराएंगे तो ये होगा हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा x1, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा उसके लिए हमें इस डिस्टेंस का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y ऑर्डिनेट आएगा बच्चों y एक्सिस पे
तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका y1। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है x2, y2। इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इसके लिए जानने के लिए हम लोग इस पॉइंट से दोनों एक्सिस पे 90 डिग्री पे एक हम लोग लाइन या फिर डॉटेड लाइन फॉर्म करते हैं, जिससे कि हमें डिस्टेंस पता चल सके। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग डायरेक्टली नीचे की तरफ ले आके ऐसे मिलाएंगे। कितने डिग्री पे होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री पे। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा आपका x2। कितना हो जाएगा, x2। और इसी पॉइंट से जब हम लोग 90 डिग्री पे एक लाइन फॉर्म करेंगे, वो कुछ ऐसे आएगा। ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका y2। ठीक है, यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई। सबसे मेन चीज, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो सबसे मेन काम हम लोगों ने अभी तक किया ही नहीं। वो मेन काम क्या है बच्चों, कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना, तभी तो एक लाइन फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला लेना है। ध्यान से देखिएगा, दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने ऐसे क्या किया, मिलाया, तो ये हमारा लाइन फॉर्म हुआ। अब हमें इसी लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है और इसी लाइन का हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालना है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों की, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको आगे चल के इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने क्या करना है कि इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस के कुछ कुछ ये क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो सेकंड लाइन यहां से ड्रॉ होगी, यहां से यहां के बीच में, ये हो जाएगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से ऊपर से डायरेक्ट नीचे तक, और ये जो होगा ये भी आपका 90 डिग्री पे होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पे जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, और यहां से यहां तक का ये जो लाइन है, ये है आपका बेस और ये है जो है आपका परपेंडिकुलर है। तो क्या हम बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से लेकर यहां तक का, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, वो है आपका x2। ठीक, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका x1। तो अगर हमें इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो तो क्या हमारे लिए बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। टोटल डिस्टेंस आपका x2 है, जो आपको माइनस करना है वो आपका x1 है। तो यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, फिर आप देखिए, अगर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस आपका y2 है और ये जो पार्ट है ये हमें लेस करना है, माइनस करना है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बच्चों? y1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां इतने डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम यहां से निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है हमारा बेस है। एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री। दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, PQ का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये है कि PQ जो है आपका हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो PQ का स्क्वायर जो होगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है बच्चों, y2
माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और हम लोग लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे बच्चों आप लोग नाम दे सकते हैं इस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम होना चाहिए बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस आएगा उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना है कि जो ये अंडर रूट होगा वो जो होगा वो इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद उसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। दैट मीन्स यहां पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और इस बार हम लोग स्टडी करेंगे कि हमें लाइन का इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये आपके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, शायद ये 90 डिग्री पे नहीं था, मैं इसको 90 डिग्री पे क्रिएट कर लेता हूं। ये नियर बाई 90 डिग्री पे हो गया आपका। ठीक है, आपके पास ये दोनों एक्सिस जो है 90 डिग्री पे हैं, जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे 0,0 से। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, दो पॉइंट्स को लेना है, एक पॉइंट हो जाएगा आपका P, एक पॉइंट हो जाएगा आपका Q। P को हम लोग लिखेंगे x1, y1, x1, y1 और जो Q होगा वो हो जाएगा आपका x2, y2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका x1, y1 है। मैं थोड़ा और साफ तरीके से इसको लिख देता हूं ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। P x1, y1। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन क्रिएट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक लाइन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन क्रिएट कर लिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, ये एक तरह का स्लोप है कि नहीं है, क्या है ये, स्लोप है। मतलब ये कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कभी पार्क में जाते हैं तो पार्क में क्या देखते हैं कि बच्चों को सरकने के लिए वहां पे एक स्लोप लगाया जाता है और वो कुछ एंगल पे, कुछ डिग्री पे वो होता है। ठीक है, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे वो होता है, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क्स में, वाटर पार्क में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अलग अलग तरह के एलिवेशंस होते हैं। मतलब ये कि कम एलिवेशन के साथ आप पूल में आते हैं, फिर कोई कोई होता है जो थोड़ा खतरनाक होता है, तो खतरनाक बनाने के लिए क्या करते हैं, एलिवेशन बढ़ा देते हैं, फिर एलिवेशन बढ़ा देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट 90 डिग्री से नीचे आना हो तो आपको और भी ज्यादा डर लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप होता है बच्चों, ये स्लोप हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस यहां पे भी अपनाएंगे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारा हो जाता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है
वो हो जाएगा आपका x1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y1 कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y1। ठीक है, फिर उसके बाद अब चलते हैं हम लोग x2, y2 की तरफ। तो ये इस पॉइंट को हम लोग x2 कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो x2 कोऑर्डिनेट आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो रहा है ये हो रहा है आपका x2, और ये अगर हम इस पॉइंट से 90 डिग्री हम एंगल फॉर्म करते हैं किसके साथ, y ऑर्डिनेट के साथ, तो y ऑर्डिनेट के साथ जब हम लोग फॉर्म करेंगे तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों ये आएगा आपका y2। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये तो नॉर्मल फिगर है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फिगर को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, एक लाइन स्ट्रेट क्रिएट करते हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक, और यहां से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और ये जो एंगल यहां पे फॉर्म होगा बच्चों वो आपका आएगा 90 डिग्री पे। कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसको हम लोग थीटा से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें बच्चों मिलेगा, अच्छा अब एक चीज समझिए, आप हैं क्लास 9th में तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, डायरेक्टली स्लोप। स्लोप का जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है, स्लोप आता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते तो ये जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों tan थीटा का। ठीक है, तो स्लोप यहां से आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाता है बच्चों आपका स्लोप, और स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे, m से। किससे, m यानी कि स्मॉल m से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको नीचे लिख लेंगे, स्लोप, स्लोप यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू, ये कितना आता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाता है बच्चों हमारा क्या, स्लोप। ठीक है, अब बच्चों इस फिगर में हमें एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा PQ जो लाइन है उसके ऊपर, और वो रैंडम पॉइंट आएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, वो रैंडम पॉइंट हम लोग लेंगे, किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट को हम लोग लेंगे और इसको लिखेंगे PQR, थर्ड पॉइंट हो जाएगा R, इसको हम लोग लिखेंगे x, y। ये जो x, y लाइन है, पॉइंट है बच्चों, ये रैंडम पॉइंट है। रैंडम पॉइंट मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, R, x, y। और ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि इस लाइन का जो भी इक्वेशन आएगा उसको ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो गया, चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस पॉइंट को हम लोग P के रिस्पेक्ट में
फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट का जो वो आएगा, क्या बोलते हैं, स्लोप आएगा, वो कितना आएगा, यानी कि पी आर का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल स्लोप जो कि है, और वो जो हमने थर्ड पॉइंट लिया है आर, वो भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि जो उसका स्लोप होगा वो भी कुछ इसके इक्वल ही होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्लोप जो होगा सेकंड वाले का, उसका क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। जब हम लोग सेम मेथड का यूज करके बच्चों सेकंड स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये स्लोप m के इक्वल होगा, तो वो आ जाएगा बच्चों y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। हमने दो पॉइंट्स को लेके इस स्लोप को फाइंड आउट किया है, और वो दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका P और सेकंड पॉइंट है आपका R। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि ये दोनों स्लोप जो हैं एक ही लाइन के हैं, दोनों स्लोप जो हैं वो आपके एक ही लाइन के हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों स्लोप क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये दोनों स्लोप जो होंगे वो इक्वल टू क्या होंगे, m के। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाले ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे क्या, m। क्या पुट करेंगे, m। तो यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस x1। यही होता है बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजिंग एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमें ना तो इस x की वैल्यू पता है, ना तो इस y की वैल्यू पता है, और हमें y के और x के ही फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करना होता है। तो यहां से बच्चों हमारा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाता है वो आ जाता है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से बच्चों हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इक्वेशन of line using two points in coordinate geometry, coordinate geometry। ठीक है, ये हमारा होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अगर x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर x1 की और y1 की वैल्यू जीरो हो जाए, तो यहां से बच्चों आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक, लेकिन यहां पे हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है जिसको हम कहते हैं y ऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पे हम लोग एक ऑर्डिनेट एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये जो c होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये जो c होता है ये होता है बच्चों y इंटरसेप्ट, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई भी लाइन फॉर्म होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट करेगी, और जहां पे भी कट करेगी उसका ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा बच्चों, वही आपका होगा किसके इक्वल, c के इक्वल। ठीक है,
तो सी को हम लोग कहते हैं बच्चों वाई इंटरसेप्ट। दैट मीन्स कि जो लाइन है, जो भी लाइन फॉर्म हो रही है, वो वाई एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी, वो जो पॉइंट बनेगा, वो जो पॉइंट मिलेगा हमारा ओरिजिन से, वही हमारा सी के इक्वल होगा। और इस सी की वैल्यू जीरो होना कब पॉसिबल है बच्चों? इस सी की वैल्यू जीरो होना तब पॉसिबल है जब हमारा वाई इंटरसेप्ट जो है वो जीरो हो जाए। और वाई इंटरसेप्ट जीरो कब हो सकता है? कि जो लाइन फॉर्म हो वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो लाइन फॉर्म हुई है, ये आगे बढ़ के कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को, तो ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये लाइन आगे बढ़ के इसको काटेगी तो जरूर, कहीं ना कहीं तो काटेगी ही। मान लीजिए यहाँ पे कट करती है, या यहाँ करती है, या यहाँ करती है, तो वही हमारा हो जाता है वाई इंटरसेप्ट। लेकिन वाई इंटरसेप्ट जीरो कब हो सकता है? जब हमारा एक ऐसा लाइन फॉर्म हो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, यानी कि वाई एक्सिस पे वो कभी टच ही ना करे। यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा वो आपका आ जाता है, कितना आ जाता है? 90 डिग्री पे। और जब आप लोग tan 90 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो मतलब ये कि अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि सी इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो जीरो है, मतलब ये कि एक ऐसी लाइन फॉर्म हो रही है जो वाई एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। दैट मीन्स जो लाइन फॉर्म हुई है वो वाई एक्सिस क्या क्या है? पैरेलल है। और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो जो tan 90 की वैल्यू होगी वो आपका आ जाता है कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। और ध्यान से देखिए कैसे, ठीक है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो x1 की वैल्यू होगी वही आपकी x2 के बराबर हो जाएगी। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों स्लोप का? स्लोप का फॉर्मूला आप देख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको y2 और y1 की तो वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन x2 और x1 जो है वो सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस विल बिकम अपॉन जीरो। ऊपर हमें कोई भी वैल्यू मिले, लेकिन अगर नीचे हमें जीरो मिलता है तो इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका C जो है, ये जो C है, ये आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो यही होता है बच्चों हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये हो जाता है बच्चों आपका जनरल इक्वेशन। और जो आपका मेन इक्वेशन फाइंड आउट का आता है वो आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m का जो वैल्यू होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये था बच्चों हमारा लाइन के इक्वेशन को पता करने का तरीका। हम लोग अब क्या करेंगे? इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसी में हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला हम फाइंड आउट करेंगे कि पी क्यू का डिस्टेंस कितना है। ध्यान से देखिएगा कि पी और क्यू के पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी चीज, हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख लीजिए। पी पॉइंट जो है आपका वो है आपका 2,3। पी पॉइंट जो है आपका वो है आपका 2,3 और क्यू जो है आपका 9,8 है। क्यू जो है आपका वो है आपका 9,8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी क्यू का डिस्टेंस। पी क्यू का डिस्टेंस, ठीक है, अंडर रूट में इसको लिख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है P, इसमें हम लोग दो पॉइंट है, ये है x1, y1 और जो सेकंड को पॉइंट है वो आपका Q है। इसमें जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके, दोनों ऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे आपके x2, y2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है कि पी क्यू डिस्टेंस जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना होगा, x2 माइनस x1 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला को हम लोग एकदम वैसे ही अप्लाई करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला को फाइंड आउट किया है। याद रखिएगा, अगर हम लोग ये जो हमारा आया है इस पे अलग अंडर रूट लगा दें और इस पे अलग अंडर रूट लगा दें, मतलब ये कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहां से हम लोग अगर अंडर रूट को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो अंडर रूट होगा वो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद उस पर अंडर रूट हमें लगाना है। ठीक है, दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमें अंडर रूट को लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आता है बच्चों। 9 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा आपका 7, और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों आपका 49। कितना होता है, 49 प्लस 8 माइनस 3 आपका हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 प्लस 5 14, ठीक है, और 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, दिस विल बिकम अंडर रूट 74। अंडर रूट 74 जो है बच्चों वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंडर रूट 74 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, अंडर रूट 74 की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग अंडर रूट सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। और मैं ये भी बता देता हूं कि ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। दैट मीन्स कि 8 और 9 के बीच में कोई यहाँ पे वैल्यू आएगी। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है वो आपका आता है कितना, 81। और ये जो वैल्यू है 74 वो 64 और 81 के बीच का है। क्या है, 64 और 81 के बीच का है। दैट मीन्स कि PQ का जो लेंथ आएगा वो आपका कहीं ना कहीं बिटवीन 8 एंड 9 के बीच में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्लोप। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन। उसके पहले आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, टू फाइंड the equation of given line, मतलब दिए गए लाइन का हमें स्लोप इक्वेशन निकालना है, गिवन लाइन। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा बच्चों क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 8 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 2, 8 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 2। और एक चीज आप हमेशा ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें क्या करना होगा कि y2 की वैल्यू हमारी 8 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 9 है, x1 की वैल्यू 2 है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चों, m से। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा स्लोप कितना आ जा रहा है। स्लोप आ रहा है बच्चों 8 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 5, और 9 माइनस 2 आपका आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, स्लोप। अब एक और स्लोप हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक और स्लोप फाइंड आउट करेंगे एक रैंडम पॉइंट उस लाइन के बीच में लेके। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा लाइन है, इसके बीच में हम कोई एक रैंडम पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे,
रैंडम पॉइंट लेंगे और इस रैंडम पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे R से, और इसका जो पॉइंट्स होगा वो होगा x, y। तो जो यहाँ पे इसका स्लोप आ जाएगा बच्चों, वो स्लोप आएगा पीआर की, अगर हम बात करेंगे पीआर के स्लोप की, तो वो आएगा y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। दोबारा हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो दोबारा जो हमें मिलेगा स्लोप वो मिलेगा y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेम आपको यहां पे भी वही करना है। वो क्या हो जाएगा कि इन दोनों स्लोप को आपस में क्या करना है, इक्वल कर देना है। दैट मीन्स ऑन इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ slopes we get हमें देखते हैं बच्चों क्या मिलता है। पहले वाले स्लोप की वैल्यू आई है 5/7, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसके, y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 के। ठीक है, अब यहां पे हम लोग के पास ये चीज तो आ गई, लेकिन ये लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे दूसरे पेन से दिखा दे रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें देखिए क्या मिलेगा देखने को। यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रोसेस हमेशा आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस जो होते हैं वो आपके बेसिक्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं। अगर आपको बेसिक तैयार है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये हमेशा अप्लाई होगा आपके लाइफ में, इवन मैथमेटिक्स में तो जरूर अप्लाई होगा, कि अगर आपको बेसिक्स तैयार है तो एडवांस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद ब खुद एडवांस लेवल पे जा सकते हैं खुद मेहनत करके। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली एडवांस पढ़ाता हूं और बेसिक की नॉलेज आपको नहीं है, तो इससे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, फॉर्मूला फाइंड आउट करने का तरीका नहीं पता होगा, जिसके वजह से आप लोग क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स में आगे चल के आप फेलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर एक टीचर का सबसे मेन काम क्या होता है कि बच्चों को बेसिक एकदम अच्छे से पढ़ा दे और एडवांस लेवल का थोड़ा बहुत आइडिया दे दे, ताकि बच्चों को बेसिक से एडवांस में कैसे जाना है या कैसे मूव ऑन करना है वो बच्चे सीख सकें। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, टीचर की पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th तक है। 10th के बाद टीचर सिर्फ बच्चों को गाइड करते हैं। क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सारा मेहनत बच्चे खुद करते हैं। 11th 12th में बच्चों को टीचर पढ़ाते नहीं है, उनका काम होता है बच्चों को गाइड करना। बच्चे खुद ब खुद मेहनत करते हैं। इसी वजह से आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 9th 10th के सिलेबस में और 11th 12th के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर होता है। दैट मीन्स कि 9th 10th का सिलेबस अगर 5 चैप्टर का है, 10 चैप्टर का, 12 चैप्टर का है, तो पता चलता है कि 11th 12th का जो चैप्टर है तो उतने का ही, 9-10 चैप्टर का ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उसका सिलेबस है या फिर जो उसमें कंटेंट है वो आपके 9th 10th से सीधे 3 गुना या 4 गुना होते हैं। और अगर आपको डेरिवेशन करना नहीं आता है तो आप 11th 12th में फेलियर साबित हो जाएंगे या फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसी वजह से 9th 10th जो है आपका बेस है और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और पढ़िए। चलिए बच्चों देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। यहां से आ जाएगा आपका 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 3। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों y वाला कंटेंट एक तरफ रखते हैं, x और ये बाकी कंटेंट जो है एक तरफ कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 7y इज इक्वल टू 7y को हम लोग यहां लिख लिए और माइनस 21 जो है इस तरफ भेज देंगे तो वो प्लस 21 हो जाएगा। तो 5x माइनस 10 प्लस 21, यहां से आपका आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 5x माइनस
यहां से आपका कितना आ जाएगा बच्चों वैल्यू, -10 + 21, ये आ जाएगा +11। क्या आ जाएगा, +11। यही है बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। यही है बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ध्यान से देखिएगा हमारा इक्वेशन क्या आया है, 7y = 5x + 11। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे y = mx + c के फॉर्म में। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे y का कोई भी मल्टीपल नहीं है, मतलब ये कि जो 7 है वो आपका राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग y = mx + c में अगर कंपेयर करते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा बच्चों, यहां पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे y = 5x/7 + 11/7। और 11/7 जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 के बीच में आएगा। क्या आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो वो कितना आ रहा है, 7 × 1 = 7 + 4, ये हो जाएगा 40, 7 × 5 = 35। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा 50। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50, 7 × 7 = 49। ये नियर अबाउट आ रहा है 1.57 के इक्वल। और जब ये मैंने आपको बोला था, अभी मैंने जब आपको लास्ट टाइम पे, अभी जब कुछ देर पहले जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना सिखा रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि ये जो C जो है, ये जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां कट करेगी उसकी वैल्यू बताता है। और यहाँ पे C की वैल्यू आई है बच्चों 1.57। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी है कितनी, 3 है। ठीक है, और जब हम इस वाले लाइन को इस तरीके से नीचे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब हम इस वाले लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, इस तरीके से कुछ पीछे की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये आएगा कहीं ना कहीं आपका 1.545 के अप्रॉक्स में, 1.45 के या फिर 57 जो भी आया था हमारा वैल्यू, वो आया था हमारा 1.57 के इक्वल। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वो आएगा 1.57 के इक्वल। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट अगर हम कभी किसी तरीके से ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों ने y के साथ में जो भी मल्टीपल में है इसको हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, और अगर हमने डायरेक्ट 11 को क्या किया, y इंटरसेप्ट मान लिया, तो क्या फिगर के हिसाब से हमारा जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे हमें जो भी y के मल्टीपल में रहेगा उसको पहले हम डिवाइड के फॉर्म में ले आएंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी c की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी y इंटरसेप्ट के इक्वल। दैट मींस कि हमारा y के साथ कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, y = mx + c से। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू आई है आपकी 5/7, 5/7। और आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि ये जो m की वैल्यू है वो जो हमने फाइंड आउट किया था, m का वैल्यू पुराना वाला, वो उसके इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है बच्चों। m की वैल्यू वहां पे भी 5/7 है, यहां पे भी 5/7 है। यही है बच्चों मैथ्स की कला, आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये कि अगर आपके तरीके सही हैं, आपके मेथड सही हैं, तो आपने जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया है, आप चाहे किसी भी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपको वो जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे तो भी, अगर आप थ्योरेटिकली फाइंड आउट करेंगे तो भी, मैथ्स को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, लेकिन अगर आपका तरीका सही है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। इसी वजह से हम लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ मैथ्स को थ्योरेटिकली भी हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग होगा बच्चों, कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्राफ पे समझें,
ताकि हमें ग्राफ पे वो क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो ज्यादा अच्छे तरीके से दिख सके और समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किस पे, ग्राफ पे। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का हमने गैप इसको माना है। या तो आप इसको 1 सेंटीमीटर मान लीजिए या फिर आप इसको 1 इंच मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, सेकंड पॉइंट कहीं यहाँ पे लिया है। ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 0 से y तक की जो डिस्टेंस है ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये भी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। इसी वजह से हमने इसको बोला P1,1। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने लिया है वो कहीं यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट को। तो इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे कितना है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 पे जब हम पहुंचे तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, और जब हम लोग y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1 2 3, तो ये हो गया 5,3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, P 1,1, Q 5,3। मुझे ये चीज क्यों बनानी पड़ी, इसलिए क्योंकि आप इस ग्राफ को डायरेक्टली देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट कट कर रहा है बच्चों, वो y इंटरसेप्ट नियरली कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास आ रहा है। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या देखने के लिए मिलना चाहिए बच्चों, वो 0 से 1 के बीच में या एग्जैक्टली नियर अबाउट 0.5 के आसपास देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमें नहीं पता है कि y इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P जो है हमारा 1,1 है और Q जो है हमारा 5,3 है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा P का जो है 1,1 है, Q जो है वो है आपका 5,3। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, Q की वैल्यू क्या है, Q है आपका 5,3। और जो थर्ड पॉइंट हम लोग रैंडम पॉइंट लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, वो हो जाएगा आपका कितना, R जो होगा वो हो जाएगा x, y। ये आपका जनरल पॉइंट होगा x, y। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों इसका PQ, मतलब ये है कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना है, दैट मींस वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके PQ की वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए कितनी, 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16 माइनस 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 जो हो जाता है वो आपका होता है 2, और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों आपका 4। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 प्लस 4, दिस विल बिकम 20। ठीक है, जब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो दिस विल बिकम 2 2 जा 4 अंडर रूट 5। ठीक है, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इसको आप मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आएगा 4 इंटू 5, और जब आप 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2, और अंडर रूट 5 को हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अंडर रूट 5 की वैल्यू आएगी वो 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी। अब वो कितनी है वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहां से आपका बच्चों आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू। अब हम बात करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहां पे लिखेंगे आप टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे,
स्लोप। आप क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस 1 5 माइनस 1। तो यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 4। ये कैंसिल आउट होगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा स्लोप। अब इस स्लोप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों किसके लिए? इस स्लोप का यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सेकंड स्लोप फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, अगर बाई चांस हमें फॉर्मूला ना याद हो, ऐसे सिचुएशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं? हम लोग एक और स्लोप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि इसमें हम लोग किसी एक पॉइंट को और एक रैंडम पॉइंट को साथ में लेके चलना होगा। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, y2 आपका y हो जाएगा और y1 जो होगा आपका 3 हो जाएगा, x2 आपका x हो जाएगा और x1 जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। चाहे आप इस पॉइंट को लेके चलिए, चाहे इसको लेके चलिए, दोनों में से कोई एक पॉइंट आप साथ में लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि 1,1 को लेके चलें। तो यहां से बच्चों आपका आ जाएगा सेकंड वाला स्लोप। सेकंड स्लोप जो आएगा वो आपका आएगा y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, और इसकी जो ये वैल्यू होगी इस वाले स्लोप की, वो इस वाले वैल्यू की क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों स्लोप है वो आपका एक ही लाइन का है। ठीक है, एक ही लाइन का स्लोप है। जो मेथड हमने यूज किया था पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही मेथड हमें यहां भी यूज करना है। चलिए बच्चों चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अगर ये दोनों आपका स्लोप इक्वल है तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यहां से बच्चों आपका इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 1। ठीक है, अब फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। ये माइनस 2 जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 1 है। माइनस 1 प्लस 2 आपका हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको क्या देखने को मिल गया? y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी? 1/2x प्लस 1/2। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहां से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको c की जो वैल्यू मिल रही है वो देखने को मिल रही है 1/2 और m की जो वैल्यू मिल रही है वो भी हमें मिल रही है कितनी? 1/2। हमने m का वैल्यू यहीं से उठा के वैल्यू पुट किया है, तो m की वैल्यू तो हमारी स्वाभाविक सी बात है सेम आनी है, लेकिन जब हम लोग कंपेयर करेंगे तभी हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिल पाएगी, यानी कि y इंटरसेप्ट मिलेगा और y इंटरसेप्ट आपका मिल रहा है 1/2। मतलब ये कि 1/2 का मतलब होता है 0.5। और जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा बच्चों कि ये जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली 1 और 0 के एकदम बीचों बीच आ रही है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या बच्चों? 0.5। मैं तो यहां पे अंदाजे से लिख दिया था कि ये 0.5 होगा, ये हो सकता है 0.6 भी हो सकता था, 0.7 भी हो सकता था, लेकिन ये मैंने इस ग्राफ के बनने के तरीके से मैंने देख के बताया था कि 0 और 1 के एकदम बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये कि ये 0.5 के अप्रॉक्स में आएगा। मुझे ये नहीं कंफर्म था कि 0.5 ही आएगा, लेकिन यही है मैथ्स की आर्ट। मैं वैल्यू को बाद में फाइंड आउट किया, मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था कि नियर अबाउट इसके आसपास आना चाहिए और एग्जैक्टली ये 0.5 के इक्वल आया है। ठीक है, ये कैसे पता चला? अगर मैं इस क्वेश्चन को
बिना ग्राफ के ये नॉर्मल लाइन क्रिएट करके, ये जो मान लिया हम ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर का ना यूज करके अगर हम नॉर्मल लाइन का यूज करते और उस समय इसको बनाते तो क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाती? नहीं, पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राफ के अंदर साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की वजह से हमें एकदम प्रॉपर एक वैल्यू हमें सी इंटरसेप्ट की मिल गई, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, यानी कि सी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फॉर्मूले का अक्सर इस्तेमाल करना होगा। पहला फॉर्मूला होगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, या फिर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू mx2 माइनस x1। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बच्चों प्रॉपर फॉर्मूला किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का दो पॉइंट के बीच में, और लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल लेक्चर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके अलावा और कुछ भी खास 2D में नहीं बचा है, मतलब 3D ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। 2D में इसके अलावा और कुछ खास नहीं बचा है। ठीक है, और हम लोग इसके जो भी अदर पार्ट्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। नमस्कार।